Hello, good morning students. Today we are here to discuss 2020 मैथ्स पेपर और हम लोग आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेट टी। तो देखो पूरे 120 क्वेश्चंस तो हम लोग डिस्कस नहीं कर पाएंगे पूरे वीडियो में, लेकिन आई विल जस्ट फर्स्ट ब्रीफिंग यू अबाउट द टाइप ऑफ पेपर व्हिच यू हैव गॉट टुडे दिस टाइम इन योर मैथ्स पेपर। तो मैथ्स पेपर जो था इस बार आप ये कह सकते हो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही एवरेज सा पेपर था। आप इसको ज्यादा इजी नहीं कह सकते बिकॉज देयर आर फ्यू क्वेश्चंस व्हिच आर लेंथियर इन नेचर, और वैसे क्वेश्चन थे आपके पेपर में समवेयर अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस, जो कि मुझे लगा कि थोड़ा लेंथियर है। एक दो के आंसर्स मुझे लगे थोड़े एम्बिगुअस थे, ऑप्शंस वाइज को थोड़ा मैच नहीं कर रहे थे। एंड रेस्ट अदर क्वेश्चंस इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, तो अगर आपने 12वीं के बाद अगर आपने ढंग से पढ़ाई की है, आपने कोचिंग भी अच्छी जगह से ली हुई है, तो 12वीं के बाद जो जिसने भी ढंग से पढ़ाई की है ही कैन इजीली score somewhere around 60 to 70 questions in the paper, and those who are 11th pass they can also secure good marks, क्योंकि उनके लेवल के हिसाब से भी अगर मैं देखूं तो अगर उन्होंने भी ढंग से थोड़ी बहुत 11th क्लास ढंग से पढ़ाई की और 12वीं थोड़ी बहुत सीख गए थे तो उनको भी 50-55 क्वेश्चंस करने में दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि मेरे से कुछ बच्चे ऐसे पढ़े हुए हैं जो 11वीं से 12वीं में गए थे, तो दे आर ऑल टेलिंग दैट कि सर 50 से 55 क्वेश्चंस तो आपके क्लास नोट से ही हमें मिल गया था, जो आपने बेसिक्स ही हमें बताए थे, जो आपने ट्रिक समझाए थे उसको यूज करके हम लोग क्वेश्चंस कर लिए थे। अब अगर मैं वेटेज की बात करूं तो इस बार के पेपर में आपका जो ट्रिग्नोमेट्री था उसकी वेटेज थोड़ी ज्यादा थी। आई फाउंड समवेयर अराउंड 22 क्वेश्चंस आर देयर व्हिच आर फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री, जो कि बेसिकली 10 to 15 क्वेश्चंस मैं बच्चों को कहता हूं, बट वो इस बार ज्यादा हो गया तो 22 हो गया था। सेकेंड सेगमेंट इज योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें 2D और 3D दोनों आते हैं, तो वो मिला के आपके टोटल 20 क्वेश्चंस थे पेपर में। वो अप्रोक्सीमेटली मतलब उसने क्या किया कि ट्रिग्नोमेट्री के 5 क्वेश्चंस ज्यादा उठा लिया कोऑर्डिनेट से और कोऑर्डिनेट को कम कर दिया। कैलकुलस एज यूजुअल, डिफरेंशियल और इंटीग्रल मिला के टोटल 25 क्वेश्चंस थे, ठीक है। और फाइनली जो अलजेब्रा पार्ट होता है जिसमें मैक्सिमम आपके जो 11th क्लास के टॉपिक्स ही होते हैं, तो दैट वाज गिविंग यू 53 क्वेश्चंस इन योर पेपर। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो बच्चा 11th कर चुका था और जिसको थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री ढंग से मालूम है उसके लिए 50-55 क्वेश्चंस करना कोई बड़ी बात नहीं थी। 12वीं वाले लोग को मैं इसलिए 65 to 70 में रोक दे रहा हूं बिकॉज देयर वर फ्यू क्वेश्चंस व्हिच वर लेंथियर इन नेचर। तो अगर वो उसमें फंस गए होंगे तो टाइम लगेगा, अदरवाइज मैं अभी आपको पेपर जब डिस्कस कराऊंगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा, इट विल रन सो स्मूथली कि पेपर आपको डिस्कस भी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये हो गया। बिकॉज मोर और लेस ज्यादातर क्वेश्चन जो इजी थे, आप ये सोच लो कि 70 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको आप बहुत इजीली देख के ही कर सकते हो इफ यू हैव टेकन कोचिंग फ्रॉम मी और from some that institute who is actually dealing with the students in a proper way. तो let's start our discussion round. Set B हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं स्किप भी करूंगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई विल बी डूइंग, बट कुछ क्वेश्चंस मैं आपके स्किप भी करूंगा। वो हमारे वीडियोस की अपनी रिक्वायरमेंट है कि बहुत ज्यादा लंबा क्वेश्चन डिस्कस करें कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो सेट बी का सबसे पहला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन सिंपली आपको बोल रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ है cos थीटा प्लस i sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस i sin थीटा, मॉडुलस की वैल्यू मांग रहा है। तो आपसे आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि मॉडुलस निकालने के लिए आपका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपको अवेलेबल होना चाहिए, एंड द कॉम्प्लेक्स नंबर मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। तो अभी हम लोग को इसको रैशनलाइज करने की जरूरत है जिससे कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ये मैं थोड़ा थ्योरी आपको बता रहा हूं, उसकी जरूरत नहीं थी वैसे। cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसको रैशनलाइजिंग बोलते हैं। ऊपर आपको दिख रहा होगा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा का होल स्क्वायर हो गया है, नीचे a माइनस b a प्लस b का फॉर्मूला लगा लो, तो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कर लेते हैं। इसको डायरेक्टली ज्यादा स्टेप्स नहीं खाएंगे। अब इसको आप ओपन कर लो तो ये क्या बन गया, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लगाया है प्लस 2ab, तो 2 आयोटा 2 sin थीटा cos थीटा। नीचे वाला पार्ट आप देख सकते हो तो 1 हो गया है। अब इसमें से जो रियल पार्ट है वो ये है, इसको आप बना लो a, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, ये बन गया आपका b। तो मॉडुलस जब आप निकालते हो तो उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट का, जैसा कि मैंने आपको बताया था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जब करोगे तो ये हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ओपन कर लो, cos टू द पावर ऑफ 4 थीटा प्लस sin टू द पावर ऑफ 4 थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आपका 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा है, जो कि फाइनली आपको रिड्यूस कर देगा फॉर्मूला में
आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब पूरे का अंडर रूट में है, इसकी वैल्यू 1 होती है, आपका आंसर ये दिख जाएगा। आपके बी ऑप्शन में ये आंसर अवेलेबल था और बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है दैट इज रिलेटेड टू सेट थ्योरी चैप्टर। ये पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, इट वाज फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर। अब अगला क्वेश्चन जो है आपका सेट थ्योरी चैप्टर का। तो सेट थ्योरी चैप्टर का जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है दैट इज बेस्ड ऑन द कांसेप्ट ऑफ सबसेट। और सबसेट के साथ साथ तो उसमें कुछ चीजें और भी बोल रहा है, तो उसको हम लोग देखेंगे कि वो क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि आपके पास में 1 2 3 4 एक सेट है, इसका आपको बनाना है प्रॉपर सबसेट। आई होप आपको इसका फॉर्मूला पता होगा। प्रॉपर सबसेट लिखने का फॉर्मूला होता है 2 to the power of n minus 1। n यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बोलते हैं जो कि 4 है, तो 2 की पावर 4 minus 1 16 minus 1 हो गया 15। ये आपके प्रॉपर सबसेट है। अब वो पूछता है कि 3 को लेके हम लोग कितने इसके सुपर सेट बना सकते हैं, मतलब जिसमें 3 भी हो। आप सुपर सेट को इस तरह से डिफाइन कर लो कि 3 को रख के हम लोग कितने सेट बना सकते हैं, उसको हम लोग 3 का सुपर सेट बोलेंगे। तो अगर आप 3 को फिक्स कर देते हो तो आपके पास में 1 2 4 ये 3 नंबर है जो इसके साथ जुड़ सकते हैं, तो 3 तो यहां से बन गए। अच्छा, ये तो आपने एक एक का पेयर बनाया। अगर आप 3 को रख के दो नंबर एट ए टाइम लेते हो तो 1 2 1 3 ले सकते हो, 1 के साथ उसको बना सकते हो, फिर 2 के साथ बना सकते हो, 4 के साथ बना सकते हो, फिर 3 को रख के फिर से अगर आप 3 3 का बनाते हो तो वहां पे भी 3 बन जाएंगे। 1 2 3 2 3 4 4 3 1, तो 6 तो ऐसे ही बन गए। 3 + 3 6 ऐसे ही बन गए आपके। अब आपका एक जो बचा वो कौन सा है, जो कि 4 को लेके बन जाएगा 1 2 3 4। ये हो गया आपका 1, दैट इज 7। आपके टोटल सुपर सेट जो बने वो 7 बने। आई थिंक थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन हुई होगी, यहाँ पे एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। 3 को लेके जब आप स्टार्ट करोगे तो दो का पेयर बनेगा, 1 को लेके, 2 को लेके और 4 को लेके। फिर 3 को रख के जब आप 3 3 का पेयर बनाओगे तब भी 3 बन जाएंगे, एक 1 2 3 एक 2 3 4 एक 4 3 1। 3 + 3 6 हो गए, एक बन गया 1 2 3 पूरे का, तो उसमें एक और 1 जोड़ दो, 6 + 1 आपके हो गए 7। तो 7 आपके ऑप्शन सी में है, करेक्ट आंसर हो गया 7। Now coming to the next question, आपका सिंपल एक डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है जिसको मैं ट्रिक से करने वाला हूं। वहां पे आपको उसको पूरा कंप्लीट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप कंप्लीट सॉल्व करने जाओगे तो वहां पे आपको दिक्कत होगी। डिटरमिनेंट के क्वेश्चन होते ही इसलिए कि आप उसमें ट्रिक लगा सको। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है स्ट्रेट अवे कह रहा है कि PQR 3 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स है। PQR को वो कह रहा है ये 3 पॉजिटिव रियल नंबर है। आप सीधा इसमें एक काम कर लो, स्टार्टिंग में ही ऐसे क्वेश्चन में P को 1, Q को 2, R को 3 ले लो। आपको एक डिटरमिनेंट सॉल्व करके उसकी वैल्यू के बारे में बताना है, और वो डिटरमिनेंट है इस फॉर्म में PQR QRP RPQ। और वो आपसे यही पूछ रहा है कि D की वैल्यू कैसे होगी, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो आप इसमें पुट कर लो इन वैल्यूज को जो मैंने यहाँ पे लेट करने के लिए आपको बोला है। 1 2 3, फिर आपका हो गया 2 3 1, और फिर हो गया आपका 3 1 2। अगर आप सॉल्व करना चाहो सॉल्व करके देख लो, आपको एक नेगेटिव वैल्यू मिलने वाली है, मतलब डी जो भी एक नंबर आएगा वो नेगेटिव नंबर आएगा। आप सीधा टिक कर सकते थे इस ऑप्शन को, लेस देन 0 आपका पहले ऑप्शन में ये आंसर है, करेक्ट आंसर बिकम्स ए ऑप्शन। नाउ कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आपका बायनोमियल थ्योरम चैप्टर का है। आई होप आपने बायनोमियल थ्योरम पढ़ा होगा, और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा उसने बायनोमियल थ्योरम का, जो भी पूछा है यहाँ पे वो सिंपली आपसे ये पूछ रहा है कि एक एक्सपेंशन आपको दिया हुआ है। एक्सपेंशन इज इन द फॉर्म ऑफ 1 + x होल रेज़ टू द पावर ऑफ 9। ही इज आस्किंग यू व्हाट इज द सम ऑफ द लास्ट 5 कोएफिशिएंट्स। तो पहले तो आप ये डिसाइड कर लो कि जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो टोटल टर्म्स जो मिलेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आफ्टर ओपनिंग एनी बायनोमियल इज इक्वल्स टू 9 + 1 10। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो 10 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डंडे मैंने बना लिए। उसको क्या चाहिए, लास्ट 5, ये लास्ट 5 के सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स की वैल्यू। तो आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जब आप इसके कोएफिशिएंट्स को ऐड करते हो तो आपका आंसर हमेशा होता है 2 की पावर n, जो कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में n की वैल्यू 9 है, तो ये 512 हो जाएगा। अब उसमें से अगर आप लास्ट 5 को ले रहे हो तो ठीक इसका आधा कर लो। टोटल आपने क्या निकाल लिया, 512 बन गया आपका, इसका आधा कर लो तो टोटल कितना हो जाएगा 256। ये आपको ऑप्शन में दिख जाएगा, पहला ही ऑप्शन है। मतलब टोटल 5 स्टार्टिंग वाले, आखिरी 5 एंड वाले, इनका सम हमेशा इक्वल होता है।
और टोटल मिला के वो 2 की पावर 9 आप सॉल्व कर लेना, 512 बन रहा होगा, जो कि फॉर्मूला होता है सम ऑफ द कोएफिशिएंट को फाइंड आउट करने का। आपको आखिरी के 5 चाहिए तो ठीक उसका आधा कर दो, आपका आंसर आ गया 256 पहले ही ऑप्शन में। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन है वो आपके डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी को लेके है। अच्छा, मैट्रिक्स है सिंपल सा, उसमें उसने डिटरमिनेंट भी वर्ड यूज किया हुआ है। अब ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए है जिन्होंने प्लस 2 में पढ़ाई की है, प्रॉपर्टीज को अच्छे से सीखा है। जैसे यहाँ पे उसने 2 प्रॉपर्टीज आपको दे दिया है और वो पूछ रहा है कि बताओ सही कौन सा होगा। मेरे हिसाब से पहला वाला बिल्कुल सही है। आपने पढ़ा होगा कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A करोगे एक 3x3 मैट्रिक्स का, और उसकी वैल्यू जो आएगी वो एडजॉइंट ऑफ A इंटू A के इक्वल आएगी। आप कोई भी छोटा सा एग्जांपल लेके प्रूफ कर सकते हो, अगर आपने पढ़ा है तो वैसे ही प्रूफ कर सकते हो। इसकी वैल्यू होल ट्रिपल IA के इक्वल होती है, फिर I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा वाला गलत है, क्योंकि आपका एक फॉर्मूला होता है कि एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ A टू द पावर ऑफ n-1। और यहाँ पे आपका जो मैट्रिक्स है A वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर आपको 3 दिया हुआ है, मतलब n की वैल्यू 3 दी हुई है। तो अगर आप इस फॉर्मूला में पुट करते हो देन द वैल्यू विल बिकम एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ A टू द पावर ऑफ 3-1, जो कि हो जाएगा 2। जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था स्टेटमेंट में, आपका जो स्टेटमेंट गिवन था उसमें लिखा था एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट इक्वल्स टू ओनली डिटरमिनेंट ऑफ A। सो आई थिंक इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो आपका फिर आंसर क्या सही हुआ? द आंसर विल बी 1 ओनली। पहला वाला सिर्फ सही होगा आपका इसमें, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मेरे ख्याल से हम लोगों का 7 से 8 मिनट हमने किया और हम 5 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। आगे हम लोग देखते जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस बहुत ही जल्दी निकलने वाले हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपका सीधा वो ले गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ। नाउ दिस क्वेश्चन इज बेसिकली बेस्ड ऑन द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन 2 पॉइंट फॉर्म। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होता है ना, आपका डायमेट्रिक फॉर्म होता है एक्चुअली। उसमें आपको डायमीटर्स के एंड पॉइंट पता होते हैं, x1 y1 दोनों एंड पॉइंट आपको पता है, x1 y1 एंड x2 y2। इस केस में आपका सर्कल का जो इक्वेशन होता है दैट इज रिटन एज x माइनस x1 प्लस x माइनस x2 इंटू y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। अब अगर आपको ये बात पता है तो आप स्ट्रेट अवे क्वेश्चन को कंपेयर कर लो इस इक्वेशन के साथ में। इक्वेशन गिवन टू यू ऑफ द सर्कल इज x माइनस 2a इंटू x माइनस 2b प्लस y माइनस 2c इंटू y माइनस 2d इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स x1 and y1 you can compare from here. This value will become 2a, this value will become 2c. Similarly x2 is 2b and y2 is 2d। आपको करना क्या था इस क्वेश्चन में, सेंटर निकालना था। बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको पता है कि सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर। आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है, सीधा लगा लो। 2a प्लस 2b बाई 2 करोगे a प्लस b आ जाएगा, 2c प्लस 2d बाई 2 करोगे c बाय प्लस d आ जाएगा। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, सी ऑप्शन में आंसर है a plus b comma c plus d। I hope आपको समझ में आ गया होगा। Now coming to the next question, again coordinate geometry का ही क्वेश्चन है, but this time this question is from straight line chapter। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्वायर आपने पढ़ा है, स्क्वायर के डायगोनल्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। स्क्वायर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, जो कि आपके पेपर का एक रूटीन क्वेश्चन होता है, क्योंकि यहाँ पे यूज हो रहा है 7th क्वेश्चन में, वो क्या कह रहा है कि द पॉइंट 1, -1 is one of the vertices of a square। आप स्क्वायर की नेमिंग कर लो पहले ABCD, उसमें 1, -1 को vertices of a square बोला है। तो अब देखो ये अब कौन सा वाला वर्टेक्स है, सपोज कर लो मैं ये वाले को 1, -1 ले लेता हूं, और आपका जो डायगोनल है, द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल ऑफ दिस स्क्वायर इज गिवन टू यू एज 3x + 2y = 5। now see डायगोनल आपके दो हो सकते हैं, या तो AC या फिर BD। अब आपको ये कंफर्म करना है कि ये AC का है या BD का इक्वेशन है, तो उसके लिए बहुत छोटी सी बात होती है कि 1, -1 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, जो कि नहीं कर रहा है। मैंने देख भी लिया बोलते बोलते, आपको भी उस तरह से सोचना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये BD की इक्वेशन है, जो कि आपको यहाँ पे गिवन है। नाउ यू हैव टू गेट द इक्वेशन ऑफ द अदर डायगोनल, मतलब आपको उस डायगोनल की इक्वेशन बतानी है। आप ये सोच लो कि आपको AC की इक्वेशन वो फाइंड करने के लिए बोल रहा है। नाउ जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू दैट डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। अब आप सोचो कि जो स्लोप आपका BD का आएगा, आपको स्लोप का फॉर्मूला पता होना चाहिए, -a/b। तो AC जो होगा उसका स्लोप इसका ठीक नेगेटिव रेसिप्रोकल होना चाहिए, बिकॉज व्हेनेवर टू लाइंस आर परपेंडिकुलर द स्लोप ऑफ देयर प्रोडक्ट इज -1। उल्टा बोल दिया ना, प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज -1।
तो BD का स्लोप अगर -3/2 है तो AC का स्लोप हो जाएगा 2/3। नाउ यू हैव टू गो फॉर द इक्वेशन। उसके लिए आपको पता है कि AC किस पॉइंट से पास कर रहा है, सीधा फॉर्मूला लगाओ y - y1 = स्लोप ऑफ AC * x - x1। स्लोप आप निकाल चुके हो, पॉइंट आप इसको बना लो, y1 की जगह -1 डालोगे प्लस हो जाएगा 2/3 * x - 1, सॉल्व हो जाएगा, इजी है। 3y + 3 = 2x - 2। फाइनल आंसर इज 2x - 3y। देख लो भाई ऑप्शन कहां पे है, 5। ये आपका अवेलेबल था सी ऑप्शन में, तो बिल्कुल सही आंसर है, आप चेक कर सकते हो। आप चाहो तो इसमें ट्रिक भी लगा सकते हो, आप ये देख लो कि 1, -1 किस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसा कुछ 1 - 1 आप इसको देख लो, सेटिस्फाई तो कर ही रहा है, और साथ में स्लोप आप देख लोगे 2/3 का निकल आएगा। ऐसे छोटे मोटे शॉर्टकट कोई वीडियो में बताते रहते हैं, उससे बेटर ये होगा उसमें जो नॉर्मल मेथड आप उसमें देख लो, उससे भी निकल आ रहा है, बाकी आपकी मर्जी। अच्छा, 8वां क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, एलिप्स का क्वेश्चन पूछा गया। इस तरह के क्वेश्चन उसमें कई बार आपको पहले भी पूछा हुआ है, सो देयर इज नथिंग, कोई बहुत एक जबरदस्त क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं इन्हीं क्वेश्चंस की बात कर रहा था कि देखो आप कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चंस निकल रहे हैं आपके। एक क्वेश्चन में उसने आपको एक एलिप्स का इक्वेशन दिया है 25x² + 16y² = 400। नाउ यू मस्ट नो कि इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होता है x² upon a square plus y square upon b square equals to 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके लिए आप क्या करने वाले हो, 400 से डिवाइड कर दो भाई, वहां पे 1 लाना है ना आपको, तो ये हो गया x² upon 16 plus y square upon 25 equals to 1। आप यहाँ पे एक चीज और देखना, a लेस देन b है, तो आपका जो एलिप्स है वो कौन सा वाला है, ये वाला एलिप्स है। अब इसमें मैंने आपको प्रॉपर्टी कई बार क्लास में लिखवाई थी कि जब आप इसको फोकस के एंड पॉइंट से उसके ऊपर रखे किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो प्रॉपर्टी के हिसाब से उसकी वैल्यू होती है pf1 + pf2 = 2b। अब आपके क्वेश्चन में जो आपने सॉल्व किया उसके हिसाब से आपका a² 16 है और b² 25 है, तो b की वैल्यू हो गई 5। अब ये आपको पूछा गया मेरे ख्याल से, तो 2 × 5 कर लो, आपका आंसर हो गया 10, जो कि ऑप्शन में दिख जाएगा। pq + qr उसने पूछा था, q और r को उसने 2 पॉइंट्स बोल दिए थे, सीधा आप देख सकते हो आंसर आपका बन जाएगा 10। Now coming to the 9th question, अगेन ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बट ऐसा क्वेश्चन पहले भी आपके पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट वाला जो मैं पूछ रहा हूँ थोड़ा अलग तरीके से पहले आया था, इस बार थोड़ा अलग तरीके से आया। इसके लिए आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज, सर्कमसेंटर क्या होता है। Now I hope you might have studied about circumcenter। सर्कमसेंटर उस पॉइंट को बोलते हैं जिसका डिस्टेंस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्सेस सेम होना चाहिए। एग्जैक्टली क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ द सर्कमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस, 3 लाइन के बारे में उसने बात की है, x + 2 = 0, y + 2 = 0। तीसरी लाइन को उसने थोड़ा सा छुपा लिया है, वहां पे एक k छोड़ दिया है, और उसने बता दिया कि सर्कमसेंटर लाइज एट -1 -1। आप अपना दिमाग लगाना स्टार्ट करो, -1 जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट होता है, तो कहीं होगा, देखते हैं बाद में कहां होगा। पहले तो आप ये देखो कि ये कौन सी लाइन है, x = -2, y = -2। अब x = -2 मतलब ये रही लाइन, y = -2 मतलब अब ये सोच लो कि ये कोऑर्डिनेट आपका -2, 0 है। ऐसे बना लेते हैं, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। x x', y y' और 0, -2 यहाँ पे, तो ये लाइन ऐसे निकल गई। आगे दोनों लाइंस। अब आप सोचो कि अगर आप इस ट्रायंगल को देख रहे हो यहाँ पे, तो ट्रायंगल कैसे आएगा, लगाओ दिमाग, ये देखो ऐसे बनेगा, क्लियर है। अब इसका सर्कमसेंटर, अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया है। आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि राइट एंगल ट्रायंगल के केस में जो मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूस होता है वही बनता है आपका सर्कमसेंटर, क्योंकि ये वो वर्टेक्स होगा जिसका डिस्टेंस तीनों वर्टेक्स से सेम हो जाएगा। अब आपके पास में सिर्फ इक्वेशन ही तो निकालना है। आप देखो ध्यान से, इस डिस्टेंस को नाप लो, इस डिस्टेंस को नाप लो, या इस डिस्टेंस को नाप लो, इस डिस्टेंस को नाप लो, सारे के सारे -2 ही निकलने वाले हैं। तो आपका इंटरसेप्ट फॉर्म होता है x/a + y/b = 1, जिसमें आपने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों को -2 बता दिया है। तो आंसर क्या हो गया, x + y = -2, जिसको आप यहां खींचोगे तो बन जाएगा x + y + 2 = 0। इसी इक्वेशन की वो बात कर रहा था कि ये आपका थर्ड साइड है। अब आप देख लो अच्छी तरह से, k की वैल्यू आपको क्लियरली विजिबल हो गई होगी, k है आपका 1, k = 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 10th क्वेश्चन, आप कह सकते हो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, बट है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा अगर आपने पैराबोला ढंग से पढ़ा है, उसके बारे में एटलीस्ट कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है, एक बार देखते हैं ध्यान से। क्वेश्चन इज सेइंग इन द पैराबोला कौन सा है, y² = x।
अब इसको थोड़ा देख लेना, y स्क्वायर इक्वल्स टू x उसने बोल दिया है, तो पैराबोला जब y स्क्वायर इक्वल्स टू x के फॉर्म में होता है तो कैसे बनता है, इस तरफ What is the length of the chord passing through the vertex? Chord क्या होता है, लाइन सेगमेंट joining any two points on the conic section, ये हो गया chord. Passing through the vertex, vertex हमने यहाँ पे मान लेंगे 0 0 को, यही तो होता है आपका. एक्सिस आपने ड्रॉ कर लिया, x x डैश y y डैश, खत्म. अब आपको ये भी बोला है कि you have to find the length of this chord, say OA, passing through the vertex and inclined to x axis at an angle theta. ये है आपका सिचुएशन. आप ये सोच लो कि आपको ये निकालना है, इसकी लेंथ निकालनी है, OA निकालना है आपको इन शॉर्ट. तो आप देखो ये जो पार्ट है ये आपका x कोऑर्डिनेट है, ये जो पार्ट है ये आपका y कोऑर्डिनेट है. तो अगर मैं पैराबोला के ऊपर में ये x और y को पुट कर लूं तो बात बन जाएगी. अब आप ये कैसे निकालोगे, सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे. cos थीटा क्या होता है इस ट्रायंगल से बताओ, देख लो सीधा. OAB अगर मैं रीडिंग कर देता हूं ट्रायंगल की, तो cos थीटा हो गया x अपॉन l, तो x की वैल्यू क्या हो गई, l cos थीटा, संभाल के रख लो. सेम ट्रायंगल में sin थीटा की वैल्यू निकाल लो, sin थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बन गया, y by l, y की वैल्यू क्या हो गई, l sin थीटा. दोनों किसको सेटिस्फाई करेंगे, जो इस पैराबोला का इक्वेशन है. इनिशियली आपको क्या मिला था, y स्क्वायर इक्वल्स टू x, तो आपने बेसिकली क्या निकाल लिया, x और y कोऑर्डिनेट पुट कर लो. यहां आ जाएगा l स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू l cos थीटा. पूछा क्या था आपको क्वेश्चन में, लेंथ ही तो पूछा है ना कॉर्ड का, एक l कट गया, इसको फेंको वहां पे, cos थीटा अपॉन में जाके sin स्क्वायर थीटा क्या बन गया, cos x स्क्वायर थीटा है ऑप्शन में. देखो चेक करो, अगर नहीं हुआ तो फिर गलत हो गया. बिल्कुल सही आंसर है बी ऑप्शन में है. ठीक है, सो दैट कंप्लीट आवर फर्स्ट राउंड ऑफ क्वेश्चन. हमने 10 क्वेश्चंस किया है, अप्रोक्सीमेटली टाइम हमें लगा होगा 20 मिनट मैक्सिमम. मैं बोल रहा हूं उसमें से 4 मिनट मैंने स्टार्टिंग में आपकी बातें की थी आपसे. ठीक है, तो 20 मिनट से ज्यादा लगा नहीं होगा. तो आप सोच लो कि 10 क्वेश्चन करने के लिए आपको 15 मिनट का टाइम चाहिए था, और हमने बस 10 1/12 ऑफ द पेपर कर लिया है. ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे.